अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम अब्दुल राफ़े है और मैं आप लोगों का ट्रेनर कह लें, मॉडरेटर कह लें, फैसिलिटेटर कह लें, टीचर कह लें। कैफ 3 का जो आपका पेपर है उसके लिए मैं आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँगा। आज की जो क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद है वो ये है कि मैं इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि ये कोर्स क्या है और आईकैप का इस कोर्स को इंक्लूड करने का मकसद क्या है आप लोगों की कोर्स स्ट्रीम के अंदर। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो इस कोर्स का नाम डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स है और ये आप कह लें कि एक नया पेपर है जो कि आईकैप के जो अकाउंट्स और फाइनेंस के कोर्सेज हैं उनसे टोटली हट के कोर्स उन्होंने इंक्लूड किया है इस कोर्स टीम के अंदर। लोग कहते हैं ये थ्योरेटिकल पेपर है और लोग कहते हैं कि इसमें आपको सिर्फ रट्टा लगाने की ज़रूरत है या तुक्के चलाने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक पेपर है और इसके अंदर आपका जो अकाउंटिंग का जो नॉलेज है उसको आपने कनेक्ट करना है टेक्नोलॉजी के साथ और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के साथ। और इसमें जस्ट थ्योरी नहीं होगी बल्कि ये वो कोर्स है कि जिसके बेसिस पर आजकल की दुनिया काम कर रही है, आजकल का बिजनेस रन हो रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मैं अपना तारुफ आप लोगों को करा दूं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम अब्दुल राफ़े है। जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी मास्टर्स किया हुआ है और इससे पहले मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। तकरीबन 20 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसमें कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर मेरा ये 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मुहित है। और उसके बाद मैंने टीचिंग की तरफ कदम रखा है। तकरीबन 10 साल मुझे टीचिंग करते हुए हो चुके हैं। जो कंटेंट्स आपके कोर्स के हैं उन कंटेंट्स में मोस्टली कंटेंट्स पे प्रैक्टिकली मैंने काम किया हुआ है, जैसे ईआरपी पे, डेटाबेस मैनेजमेंट पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। उसके अलावा आईटी सिस्टम्स के ऊपर भी मैं प्रैक्टिकली काम कर चुका हुआ। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए इस कोर्स को मैंने ऑप्ट किया है कि ये कोर्स मैं पढ़ाऊँ मैक लर्निंग हब की तरफ से। मैक लर्निंग हब के बारे में थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ कि मैक लर्निंग हब बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि सी और एसीसीए की टीचिंग में भी एक अहम किरदार अदा करेगा। ट्रेनिंग में तो ऑलरेडी हम अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं और हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जबकि सी और एसीसीए में हम लोग अभी एज अ इंस्टीट्यूशन सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं और उनके अंदर ये स्किल पहले ही मौजूद है, वो पहले पढ़ा चुके हैं। और जैसे कि मैं खुद अगर अपना अपना अपने बारे में बताऊं तो जो सीए के मशहूर तरीन इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन इंस्टीट्यूशंस का मैं पार्ट रह चुका हूँ सीनियर रोल के अंदर। तो इसी तरह मेरे साथ जो बाकी कोलीग्स हैं वो भी इसी तरह सीनियर पोजीशंस पे काम कर चुके हैं अच्छे सी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ काम करना मैटर नहीं करता, टीचिंग का पोटेंशियल होना चाहिए, तो वो टीचिंग पोटेंशियल है जिसकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस कोर्स में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इसमें डाटा पे बात होगी, एनालिटिक्स पे बात होगी, बिजनेस आईटी सिस्टम्स पे बात होगी और आईटी रिस्क मैनेजमेंट पे बात होगी। डाटा पे जैसे बात होगी तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग करना कि बेसिकली, अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो सीए के लोग हैं वो डाटा को बहुत ही कॉम्प्लेक्स को चीज़ समझते हैं, जबकि आप लोग रोज की बेसिस पे डाटा पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपके पास अकाउंटिंग की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है, जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ अकाउंट हेड्स में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो एक फॉर्म ऑफ अ डाटा ही होती है, बाद में वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि डाटा कलेक्ट किस तरह से होता है,
प्रोसेस किस तरह से होता है, और बाद में उसकी बेसिस पे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो ये डाटा एंड एनालिटिक्स का पार्ट होगा। इसी तरह बिजनेस आईटी सिस्टम्स के अंदर हम ये देखेंगे कि मॉडर्न कंपनीज कैसे काम कर रही हैं और उनके डिजिटल सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। आपको पता है आजकल का जो दौर है उसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। अब वो कन्वेंशनल तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरह से पहले काम हुआ करता था, अब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। तो उसमें आईटी सिस्टम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि आई कैप का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम चार्टर अकाउंटेंट्स की बात करें तो उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसको उन्होंने कवर अप किया। अगला पार्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट का है, जिसमें कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या लूप होल्स हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे और उसके रिस्क्स को मैनेज करेंगे, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में रहते हुए। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचना शुरू कर देंगे, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं। तो ये इस कोर्स का पार्ट है, ये हम कोर्स में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आईकैप ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस क्यों क्यों करवाया, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। आजकल के जो बिजनेसेस हैं वो डाटा ड्रिवन है। अकाउंटिंग सिर्फ बुक कीपिंग के तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि डाटा को यूज किया जाता है बहुत पावरफुल डिसीजंस लेने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका रोल भी इवॉल्व हो गया है। अब वो पहले तो सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्शंस को देखते थे, लेकिन अब वो डिसीजन मेकर भी हैं, रिस्क मैनेजर भी हैं और टेक अवेयर प्रोफेशनल भी हैं। तो हम अपने आप को जितना इवॉल्व कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे चार्टर अकाउंटेंट्स को जानता हूं कि वो अब टेक इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ वो प्रैक्टिकली अब इन्वॉल्व भी हैं। तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, उतना जल्दी आई थिंक इम्पैक्ट आप लोग क्रिएट करेंगे। सिलेबस के अंदर अगर हम देख लें कि आईकैप ने सिलेबस में क्या कुछ डाला, तो उसने एआई पे फोकस किया है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर उन्होंने ईआरपी पे जो है वो अपना जोर दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग और फिनटेक के हवाले से उन्होंने इस कोर्स को कंपोज किया है। तो इसके कोर्स के मेजर कंपोनेंट्स में ये चीज़ें शामिल होंगी। तो अगर आपको सिस्टम्स और डाटा के बारे में नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको सरवाइव करना इस इंडस्ट्री के अंदर। और मेरा ख्याल है कि 5 से 10 साल के अंदर पूरी दुनिया ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस बेसिस पर कि वो एआई, ईआरपी और क्लाउड कंप्यूटिंग और फिनटेक पे काम कर रही होगी। तो ओल्ड स्कूल और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो है वो ऑब्सोलीट होती जाएगी। और बहुत अरसे से ये सवाल चल रहा था कि एआई के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एआई के आने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि आप लोगों का रोल इवॉल्व होगा और आपको एआई के बारे में इंफॉर्मेशन, आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन, डाटा के बारे में और रिस्क के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन एक्वायर करना अब ज़रूरी है। तो इससे आगे अगर चलते हैं, लोग अब ये सवाल करेंगे कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि हमें तो नहीं पता डाटा क्या होता है, हमें तो नहीं पता आईटी क्या होती है, कम्युनिकेशंस किस तरह से होती हैं डाटा के अंदर, और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। तो पहली दफ़ा तो देखने से ये लगता है कि वाकई ये मुश्किल है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा है नहीं है। कोर्स देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी बेटी को भी यही बता रहा था कि जब तक आप एक चीज़ करते नहीं है तो आपको मुश्किल लगती है। सीए में भी जब तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, आप पीआरसी में थे, तो तब सब आपको यही कहते होंगे कि यार सीए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली पीआरसी क्लियर किया तो आपको पता चला कि नहीं, मुश्किल नहीं था, लेकिन लॉजिक की बेसिस पे काम होता है। तो एक्चुअली ये कोर्स भी लॉजिकल है, जिसके अंदर आप बहुत सारी जगहों पर डाटा पे काम कर रहे होते हैं। इवन आप अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम इनसाइट्स देख रहे होते हैं, आप बैंकिंग की एप्स देख रहे होते हैं। उन सब चीज़ों में डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये जो कोर्स है ये इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको समझाएगा कि ये सारी चीज़ें बैकएंड पे काम कैसे कर रही होती हैं, और आपके सामने तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे डाटा क्या होता है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सारा कुछ इसी कोर्स का पार्ट बनेगा। आगे चलते हैं जी। अ, इस कोर्स की नेचर और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन
क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये कोर्स 60% आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर बेस कर रहा है, जिसमें कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स का और प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क्स का पता होना चाहिए। साथ ही साथ 40% ये एप्लीकेशन पे भी असेस होगा कि आपने जो चीजें सीखी हैं उसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको कितना पता है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल जजमेंट आपसे असेस की जाएगी कि आपको वो आनी चाहिए। तो इसके पास पेपर्स को हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, फिर प्रैक्टिकली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। दोनों चीजों से इसको असेस किया जा रहा है। तो एग्जामिनर असेस करेगा कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और डाटा एनालिसिस किस हद तक हमने इंक्लूड किया है। बेसिक लॉजिक और रियल लाइफ रीजनिंग पे असेस किया जाएगा और उसके अलावा केस बेस्ड डिसीजन मेकिंग आंसर्स भी आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे। रटा इसमें आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आप रटा लगाएंगे तो आप यकीनी तौर पे फेल हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको क्लियर हो गई चीजों की तो आप इजीली इस कोर्स को पास कर लेंगे। कुछ मॉड्यूल वाइज मैंने इसका ब्रेकअप किया है कोर्स का। पहले मॉड्यूल के अंदर हम डाटा फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। हम वो अंडरस्टैंड करेंगे कि डाटा क्या होता है और उसके फंडामेंटल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद फिर डाटा की गवर्नेंस और एनालिटिक्स पे हम बात करेंगे कि उसको आपने कैसे मैनेज करना है। फिर डेटाबेसेस एंड सिस्टम्स पे काम किया जाएगा कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, बिग डाटा क्या है, किन सिस्टम्स के थ्रू डाटा को मैनेज किया जाता है। उसके बाद आईटी और ईआरपी के बारे में हम आखिरी मॉड्यूल में बात करेंगे और ये पूरा जो कोर्स है हमारा इन 4 मॉड्यूल्स पे ही बेस कर रहा होगा। मैंने सुना है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं वो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि इसको ये 3 चीज़ों पे डिवाइडेड था और इसको एक ही लेक्चर में हम एक ही जगह पे उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा कोर्स बना हुआ है और बिल्कुल भी इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। ये कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और आप जब इसको कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें इस कोर्स का पार्ट थी, इसीलिए इंक्लूड की गई हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि पहले कौन सा कोर्स था, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, पहले किस जगह पे आप ये चीज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके लिए चीज़ मैटर करती है कि कोर्स आपके सामने अब आया है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपने उनको कैसे कवर करके पास करना है। सो हम इनको बेसिक्स पे ही रखेंगे और चीज़ों को ईजी रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चारों मॉड्यूल जो मैंने बताए उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। पहला जो हमारा मॉड्यूल है जिसमें कि हम डाटा फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें इसकी क्लासिफिकेशन होगी, लाइफ साइकिल ऑफ डाटा पे बात की जाएगी। तो शुरू की हमारी क्लासेस इस पे बेस करेंगी। फिर दूसरे मॉड्यूल के अंदर हम गवर्नेंस एंड एनालिटिक्स पे बात करेंगे कि डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, बिग डाटा और डाटा वैल्यू कैसे क्रिएट करता है, इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे सेकेंड मॉड्यूल में आकर। थर्ड मॉड्यूल में हम डेटाबेसेस एंड सिस्टम्स बात करेंगे, जिसमें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन, डाटा वेयर हाउसिंग, ईटीएल यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इस पे बात करेंगे। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इनको आप अभी आप इस बारे में टेंशन ना लेंगे क्या है, क्योंकि जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। आखिरी मॉड्यूल होगा आईटी सिस्टम्स एंड ईआरपी का, जिसमें कि हम आईटी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। मुख्तलिफ आईटी स्ट्रक्चर, बहुत मुख्तलिफ कंपनीज हैं, वो आईटी स्ट्रक्चर्स उनके क्या बने हुए हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं। इसके अलावा ईआरपी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज ईआरपी, और उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग और आईसीटी इन बिजनेस के बारे में भी बात की जाएंगी। अभी इस बारे में टेंशन ना लें कि ये एब्रिविएशंस किन चीज़ों की हैं, क्योंकि आगे जाके इनके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। मॉड्यूल 5 एंड 6 जो हमारा है वो फ्यूचर रिस्क एंड फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं, एआई क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन क्या होती है, फिनटेक क्या होता है, डिजिटल डिस्ट्रप्शन किस चीज़ को कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आईटी रिस्क और साइबर सिक्योरिटी क्या है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इन रिस्क को कंट्रोल किया जाता है, रिस्क को मैनेज किस तरह किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट साइकिल के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें भी अभी आपको मतलब यू हैव टू कीप इट सिंपल। आगे जाके इनके बारे में हम तफसीली बात भी करेंगे। कुछ फ्रेम्स ऑफ वर्क्स और रेगुलेशंस के बारे में बात भी की जाती है, जैसे COBIT,
अगर आप पूछना चाहें कि ये क्या है COBIT, तो ये है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, COBIT। इसके बारे में बात करेंगे। फिर ISO 27001 पे बात करेंगे। ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है रिस्क, थेफ्ट और मिसयूज से। तो ये एक सिंपल स्टैंडर्ड है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर ISO 27005 है, जो कि एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि गाइडलाइंस देता है कि आपने इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो ये अगेन मैं कहूँगा कि इसको आप अभी जस्ट देखते रहें कि क्या है। आगे जाके क्लासेस में जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे, तो तब आपको इस चीज़ों के बारे में समझ आती रहेगी, उसके बारे में आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जहाँ पे डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर आप बैंक्स की मिसाल लें, तो हमारे तमाम बैंक्स, जिसमें मैंने UBL और मीज़ान बैंक का जिक्र किया है, कि ATM डाउन टाइम क्या होता है। वो डाउन टाइम का मतलब है कि ATM अगर आपका नहीं चल रहा तो उसका मतलब आपका सिस्टम फेलियर है। इसके अलावा फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहाँ पर साइबर रिस्क होता है। तो ये हमारे बैंक्स इन चीज़ों पे प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं कि यहाँ पर ये डाटा थेफ्ट होने का भी चांसेस होते हैं, और ATM अगर फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से सिस्टम डाउन टाइम होता है, बैंक की रेपुटेशन एट स्टेक चली जाती है। नादरा की बात करें तो मैसिव नेशनल डेटाबेस सिस्टम है ये, जो कि हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर दराज .pk के बारे में भी देखेंगे कि वो सेल्स अपनी कैसे मेंटेन करता है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने दराज और रियल एक्सप्रेस इस्तेमाल किया होगा। इसके अंदर आप कैसे डाटा को मेंटेन करते हैं ताकि आप कस्टमर इनफ्लो बढ़ाएं। आप अपने रिव्यूज़ और फीडबैक्स के थ्रू कस्टमर को इंगेज करते हैं, ताकि वो चीज़ों, मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये सारा डाटा। इसी तरह इजी पैसा और जायज़ कैश है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आता है, और इसके अंदर भी रिस्क शामिल है। इसके बारे में भी हम तफसील से आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोगों की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। अब आपको बुक कीपिंग, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, उससे बियॉन्ड आपने सोचना है कि आप एज अ डिसीजन मेकर, एज अ रिस्क टेकर, टेक अवेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। तो आपने उस रोल में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करना है, और फिर आपने जो थ्योरी है उसको पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, नॉट पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली और टेक्निकल सिचुएशन है, उसके साथ आपने अपने आप को रिलेट करना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आईरिस जो FBR ने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इसके पीछे क्या टेक्निकलिटी है। ERPs जो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अब ERPs पे ही काम कर रही हैं, तो ERPs को हम अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क, और उन्होंने कैसे कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्लान किया है, और उनको फ्यूचर प्रोडिक्शन भी उसी के अंदर वो कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी उसी तरीके से कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर ही मोस्टली सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स कैसे हायर करना है, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है। ईच एंड एवरीथिंग ये ERP के थ्रू मैनेज हो रही है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर रैंसमवेयर अटैक्स जो ऑफ एंड ऑन हम सुनते हैं कि जियो का नेटवर्क हैंग हो गया, या मीज़ान बैंक को किसी ने हैक कर लिया। तो नॉट नेसेसरली किसी एक बैंक को हम टारगेट आउट नहीं करते, बहुत सारे बैंक्स वल्नरेबल होते हैं। तो उन सब की हैकिंग कैसे होती है, रैंसमवेयर्स कैसे अटैक करते हैं, एक इंडिविजुअल को उसके बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, एज अ CS स्टूडेंट आपके पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। So you need to understand everything in the course to basically succeed and learn. और आपने इस कोर्स को इस तरीके से पढ़ना है कि आपने इसको सिर्फ पास नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करना है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा हुआ है वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि मेरा कभी भी ये शौक नहीं होता कि मैं सिर्फ आप लोगों को पास करवाऊं,
मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म करूं और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उसमें इवॉल्व करूं, ताकि आप चीज़ों को क्रिटिकली देखें, सोचें और फिर आंसर करें। और एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है इस कोर्स के अंदर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और इसके बाद फिर हम अगला लेक्चर है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा कि कोर्सेज किस किस तरह से चैप्टर्स में डिवाइड हुए हैं और उसमें कंटेंट किस तरह से कवर हो रहा है। सो कीप फॉलोइंग अस और हमारे इस लेक्चर को आप सुने और फिर हमें फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच।